हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसमें पार्ट ये हमारा 23 रहेगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे सारे पार्ट ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपको जीके याद नहीं होती है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं या जिसने वीडियो नहीं देखी है, वो सारे पार्ट देख लेना। आप मेरी गारंटी है कि आपको जीके जो है वो अपने आप याद होना शुरू हो जाएगी। मैथ आपका वीक है तो मैथ की प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। रीजनिंग वीक है या आप शुरू से करना चाहते हो या आपने कभी कोचिंग नहीं ली है, तो आप हर सब्जेक्ट वहाँ से कवर कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? संविधान के चैप्टर कर रहे हैं हम। संविधान के वर्तमान में टोटल कितने चैप्टर है? 25। और मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको 25 के 25 चैप्टर अच्छे से याद करा दूं, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है, हमने टोटल 13 चैप्टर कर लिए हैं। आज का ये हमारा चैप्टर कौन सा है? यानी संघ और राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं होती हैं उसका वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 14 में। अब इसका मतलब क्या होता है? संघ के अधीन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कौन सी सेवाएं होती हैं? जितनी भी ए ग्रेड की जॉब होती है, जैसे आपने सुना होगा आईएएस। आईएएस का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 14 में। राज्यों के अधीन सेवाएं कौन सी होती है? हर राज्य की अपनी सिविल सर्विसेज होती है, जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज। एससीएस का पेपर होता है पीसीएस, आपने सुना होगा। ये जितने भी पेपर होते हैं इनका वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 14 में है। ये ए ग्रेड की जॉब होती है जो आपने बहुत बार सुन रखी है। तो जितनी भी ये सेवाएं हैं उसका वर्णन भाग नंबर 14 में है। आ गया समझ में? अब हम 14 के 14 चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलना है आपने। भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख है, पूरे भारत में एकल नागरिकता है। आ गया समझ में? भाग नंबर 3 जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, याद रखना है जब संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना था, उसी टाइम मौलिक अधिकार को ऐड कर दिया गया था। यानी भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। उस टाइम 7 मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का मौलिक अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके लिए संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, और हुआ कब था? 1978 में। ठीक है, तो इस संशोधन द्वारा एक मौलिक अधिकार कम किया गया था। वो कौन सा था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब वो किस में है? वो कानूनी अधिकार में है। और अब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए। आगे समझ में? भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है, जो आयरलैंड से हमने लिए हैं। 4 कै के अंदर, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये चैप्टर शुरू से नहीं था। यानी जब संविधान बना था तब ये चैप्टर नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो बाद में ऐड किया गया था तो संशोधन हुआ था अभी 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 के अंदर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके द्वारा ये चैप्टर ऐड किया गया था संविधान में। जब ऐड किया गया था हमें कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। अब आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आप लोग मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओगे हमारा 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है और उसको संविधान में कौन से संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन आप सबने मुझे कमेंट करना है। आप लोग मुझे कमेंट करोगे, कल की वीडियो में मैं आपका कमेंट जो है वो शो करूंगी सबके सामने। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो सबके सामने आपका नेम और आपका कमेंट जो है मैं शो करूंगी। ओके, 2 या 3 बच्चों का मैं कमेंट वहां पे शो करूंगी कल की वीडियो शुरू होने से पहले। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। ओके, उसके बाद है 5 में किसका? संघ का डिटेल में वर्णन किया गया है। 6 में राज्यों का उल्लेख किया गया है डिटेल में। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 कै में नगर पालिका का उल्लेख है। 9 ख में कॉरपोरेट सोसाइटियों का उल्लेख है। 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख है। 11 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। संघ और राज्यों के बीच संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो इसमें है ना। संघ और राज्यों के बीच यानी उनके बीच में जो संबंध का उल्लेख है वो किस में है? 11 में है। ठीक है, अब संबंध अच्छे होंगे तो वित्त संपत्ति मिलेगी। तो 12 में किसका उल्लेख है? वित्त और संपत्ति का उल्लेख है। ठीक है, वित्त संपत्ति अगर मिलेगी तो राज्यों के मध्य व्यापार होगा। तो 13 में किसका उल्लेख है? राज्यों के मध्य व्यापार का उल्लेख है। और इन व्यापार पे नजर रखने के लिए हमें बड़े बड़े
अधिकारी चाहिए। तो 14 के अंदर किसका उल्लेख है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, जिसमें आईएएस वगैरह आ जाएगा। आगे समझ में? तो सारे चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे चैप्टर याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, इसी वजह से कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। कल तो बहुत ज़्यादा आवाज़ खराब थी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर लेकर गया था? हमारे भारत में एक मयूर सिंहासन था, जिसका दूसरा नाम तख्ते ताउस भी है। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी बोला जाता है। ऐसा क्या था इसमें जो इसको लूट के लेके गए थे? तो इसके अंदर कोहिनूर लगा हुआ था। और ये जो मयूर सिंहासन है, इसका निर्माण किसने करवाया था? भी शाहजहां ने करवाया था। विरासत में ये मयूर सिंहासन किसको मिला था? मोहम्मद शाह रंगीला को मिला था। शाहजहां के परिवार से थे आगे जाके। मोहम्मद शाह रंगीला को जब ये सिंहासन मिला था, तो उसी टाइम पे ईरान का एक व्यक्ति था नादिर शाह। जब उसे पता चला था कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसा सिंहासन है जिसके अंदर कोहिनूर लगा हुआ है, तो इसने प्लानिंग बनाई कि उसको लूटा जाए। तो इनके बीच में 1739 के अंदर नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में करनाल का युद्ध हुआ था। और इसी करनाल के युद्ध के अंदर नादिर शाह जो कोहिनूर है वो लूट के लेकर चला गया, यानी कि मयूर सिंहासन जो है वो लूट कर लेकर चला गया और वापस ईरान चला गया। इसीलिए इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैसे ही ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। आगे समझ में? किसके बीच हुआ था ये? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। विनर कौन था? नादिर शाह। कहाँ से आया था? ईरान से आया था। मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? शाहजहां ने। इसमें क्या लगवाया था? कोहिनूर लगाया था। तो इस पे बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन था? शाहजहां। और अंतिम व्यक्ति पूछे भारत के अंदर तो मोहम्मद शाह रंगीला। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उसका काम देश के उपराष्ट्रपति से ज्यादा राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारण से एब्सेंट रहते हैं तो वहां पर उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनकी पोस्ट संभाले, वरना उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। हाँ, जब ये राष्ट्रपति की जगह काम करेगा तो उस टाइम पर जो वेतन मिलेगा वो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग मिलेगा इनको, जितने भी टाइम वो काम करेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में है, क्योंकि 63 में तो ये लिखा होता है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अब जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होगा। इसका वर्णन किसमें है? 64 में। ठीक है। 74 में किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री का। और 52 में किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। ओके। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिनकी बर्थ डेट यानी 5 सितंबर को हम इंडिया में टीचर डे मनाते हैं। अगर पूछे नेशनल टीचर डे तो 5 सितंबर, इंटरनेशनल टीचर डे तो 5 अक्टूबर को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? अब इसको राम नहीं पढ़ना है, इंग्लिश में ये राम होता है लेकिन कंप्यूटर में ये रैम होता है। ओके। तो किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे तो डायरेक्ट रैम दिया हुआ है। अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने कंप्यूटर के लेक्चर में कंप्लीट मेमोरी आप लोगों को करवा रखी है, और अगर कंप्यूटर पेपर में आता है तो वहाँ मेमोरी से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में आगे कैशे मेमोरी होती है, और एक होती है हमारी रैम और रोम। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी में जाती है। अब रैम जो होती है वो फिर आगे दो प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो कंप्यूटर के अंदर जब आप सीपीयू ओपन करते हो तो उसमें ग्रीन कलर की एक चिप सी होती है। कई बार जब हमारा सीपीयू नहीं चलता तो हम खुद ही मैकेनिक बन जाते हैं, उस चिप को निकालते हैं और उसमें उसको साफ करते हैं, वापस डाल देते हैं, हमें लगता है कंप्यूटर सही हो गया, लेकिन उससे उसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं और कंप्यूटर और ज़्यादा खराब हो जाता है हमारा। तो कौन सी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका नाम तो स्टैटिक ही है। स्टैटिक यानी कि फिक्स, यानी कि डायनामिक रैम ऐसी रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ओके, ध्यान रखना है। रैम दो प्रकार की होती है, मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था?
जब हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के अंदर ऋग वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में जनपद बनते हैं, जनपद से महाजनपद बनते हैं। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध था। जो भी राजा इन 16 के 16 महाजनपद को जीतेगा वो एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। तो इन 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल मगध था, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल थी। तो कोई भी राजा यही चाहेगा कि सबसे पहले वो मगध पे अटैक करे और मगध पर कब्जा करें, उसके बाद आसपास के जितने भी महाजनपद बचेंगे उनके ऊपर कब्जा करेंगे। तो मगध के ऊपर सबसे पहले अपना अधिकार किसने जमाया, यानी अपने वंश की नींव किसने रखी? वो वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश ने सबसे पहले मगध पर अपना अधिकार जमाया और इसके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार। उसके बाद आया था नागवंश। नागवंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। उसके बाद आया था नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक था महापद्मानंद। और उसके बाद आया था मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका नाम सबने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सबने सुना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। मैंने 4 बताए हैं। सबसे पहला वंश कौन सा आएगा? मगध पर आ रहे हैं ये सारे के सारे। सबसे पहला वंश आएगा हर्यक वंश, उसके बाद नागवंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। उनके संस्थापक के नाम लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एजरा कप किस खेल में दिया जाता है? तो एजरा कप दिया जाता है पोलो के अंदर, ठीक है। भारत वाले लोग जो है वो ज्यादातर क्रिकेट के फैन होते हैं। अब बाकी जो गेम होती है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा, ठीक है, पोलो को जरा भी पसंद नहीं करते भारतीय लोग। अब पोलो से ही याद रखना है आपको, पोलो जरा जरा भी पसंद नहीं करते, जरा से याद रखना है एजरा। एजरा कब किस खेल में दिया जाता है? तो पोलो में दिया जाता है। पोलो में प्लेयर कितने होते हैं? 4 होते हैं। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। झांसी की रानी ट्रॉफी, एशियस कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सारी किसमें दी जाती है? क्रिकेट में। ध्यानचंद ट्रॉफी या ध्यानचंद कप किस में दिया जाता है? हॉकी में, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? इसको हिंदी में बोलते हैं शांत घाटी नेशनल पार्क। भारत में एट प्रेजेंट 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। और ये कौन से राज्य में है? तो ये केरल में है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनाराई विजयन है वर्तमान में। और गवर्नर कौन है इसके? आप लोग मुझे जल्दी से नीचे कमेंट कर देना, मैंने आपको बहुत बार याद करा रखा है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम इदापड़ी पलानीस्वामी है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। गोवा की कैपिटल पणजी है। सीएम प्रमोद सावंत है। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, जो हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। गवर्नर इसका भी जल्दी से मुझे कमेंट कर देना, मैंने आपको पहले बता रखा है। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब आता है? विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, हर साल मनाते हैं 15 मार्च को। तो फिर 22 मार्च को क्या आता है? विश्व जल दिवस। फिर 22 अप्रैल को क्या आता है? विश्व भूमि दिवस। 8 मार्च को क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे समझ में। नेक्स्ट है हमारा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो चौधरी चरण सिंह हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में कभी भी लोकसभा नहीं गए। इनकी समाधि का नाम किसान घाट है। और इनके नाम से जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, जो गोमती नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध से मैंने आपको कराया था। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, क्योंकि रिवर्स चलता है ना ईसा पूर्व। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर है? नेपाल में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, जो कहाँ पर है? बिहार में। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कहाँ पर है? यूपी में। इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगर पेपर में आता है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में, ठीक है। अब यहाँ से याद क्या रखना है आपको? गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने घर छोड़ा था, घर त्यागने की जो घटना है वो महाभीषण कर्मन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो यूपी में ही है, उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। आगे समझ में। तो ये हमारी वीडियो थी। वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। इन सबके क्वेश्चन आंसर जो है वो लास्ट में दे रखे हैं। सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। जो क्वेश्चन पूछे हैं वो जरूर नीचे कमेंट करना, इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वीडियो को जितने आपके लिंक हैं उनके अंदर शेयर कर देना। थैंक यू।